चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का जो पॉलिटी का क्लास होगा वो भारत का संवैधानिक विकास पर होगा, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ जानेंगे, लास्ट में जानेंगे कि संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन था वो कैबिनेट मिशन क्या था, और कैबिनेट मिशन के अलावा आज ही के क्लास में हम लोग विदेशी स्रोत को देखेंगे कि कौन सा देश से हम लोग कौन सब चीज़ लाए हुए थे, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है। पहले हम लोग संवैधानिक विकास देखेंगे, फिर उसके बाद जो क्लास होगा हम उसमें कैबिनेट मिशन को देखेंगे, फिर उसके बाद संविधान सभा को देखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में विदेशी स्रोत को देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और टॉपिक है आज का हम लोग का भारत का कौन विकास? संवैधानिक विकास। भारत का कौन विकास? संवैधानिक विकास। और जानते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में क्या होता है। आप जो अभी देख रहे हैं, हमारा देश किसके हिसाब से चल रहा है? संसद संविधान के हिसाब से। हमारा देश किसके हिसाब से? अगर आप कुछ भी कर रहे हैं इस देश में तो वो सारा कुछ कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। तो हम इसका मतलब आमतौर पे कहा जाता है कि जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, हम लोग संविधान के अनुरूप ही क्या करते हैं? जिंदगी जीते हैं। या कोई भी सरकार हो वह संविधान के हिसाब से ही क्या करता है? शासन चलाता है। तो आज का जो टॉपिक है हम वही जानेंगे कि आखिर संविधान जो बना क्या एक दिन में बन गया, कि इतना जल्दी बन गया, कि मतलब कई दिन का परिणाम है। तो याद रखिएगा, कई वर्षों का सतत एवं लगातार प्रयास, कई वर्षों का सतत और लगातार प्रयास, जिसको लगातार आप कहते हैं, और बहुत लंबा समय तक जो हुआ उसी का परिणाम क्या है? संविधान है। तो संविधान एक दिन का चीज नहीं है, संविधान कई वर्षों के सतत विकास का क्या है? परिणाम होता है। कई सारा वर्षों, कई बहुत दिन लगा। संविधान निर्माण की अगर बात करें तो शुरू 1662 में क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। लेकिन ये नहीं मालूम था 1612 में ये नहीं मालूम था कि हम लोग क्या बना रहे हैं? संविधान। लेकिन 1612 में ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ जिससे वहीं से संविधान में बात को क्या किया? लिया गया। और वहीं से जब हम संविधान में बात को लेते हैं तो हम इसको कह देते हैं कि संविधान का निर्माण समझो कब से शुरू है? 1612 से। कब से शुरू है? 1612। और नाम क्या है? संविधान। तो देखिए इसको टर्म आप जो तोड़िएगा, संविधान, संविधान, तो इसको होगा समझोर विधान। समझोर क्या होगा? विधान। और सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है? बराबर। और विधान मतलब क्या होता है? कानून, विधि, या कहिए क्या कहिए? कानून। यानी वैसा किताब जिसमें सभी के लिए क्या है? बराबर कानून की बात किया गया। वैसा किताब जिसमें सभी के लिए क्या किया गया? बराबर के लिए बात की। यहीं पर हम आप लोग भीमराव अम्बेडकर का बात बताए थे एक दिन, कि भीमराव अम्बेडकर जब बच्चे थे तो वो जब स्कूल गए थे पढ़ने के लिए, तो स्कूल से उसको जाति पूछ कर क्या कर दिया था? बाहर कर दिया, और उसको पढ़ने का अनुमति नहीं दिया गया था। तब न बोले कि कहानी सुनाए थे कि जब अपने घर पर गया तो अपने मम्मी से पूछा कि ये लोग हमको बाहर क्यों बिठा दिए, हम लोग को स्कूल में क्यों ना पढ़ने दिए साथ में बिठा के। तो कहा कि देखो एक किताब है जिसमें ऐसा लिखा गया कि हम लोग छोटे जाति है तो उसके साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर वहाँ पर बोलते हैं कि हम अगर बड़े होंगे और कभी मौका मिलेगा तो ऐसा किताब बनाएंगे जिसमें सब क्या रहेगा? बराबर। मतलब कोई ऊंच कोई नीच नहीं होगा, कोई बड़ा जाति कोई छोटा जाति नहीं, सब क्या करेगा? एक समान होगा। और उसी किताब का नाम क्या है? संविधान। तो सच में उसको मौका मिला तो दुनिया के सामने रखा कौन किताब? संविधान। संविधान मतलब सभी के लिए बराबर कानून। संविधान मतलब सभी के लिए, संविधान मतलब क्या होता है? सभी के लिए बराबर कानून। क्लियर है? उसके बाद देखिए कहा जाता है इंग्लैंड भारत में कार्य कर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाती थी उसी का संग्रह कहाँ दिखता है? भारतीय संविधान। देखिए भारत पर जो शासन था वो शासन था ब्रिटेन का। किसका शासन था? ब्रिटेन का, या इंग्लैंड आप कहिए, उसी को अंग्रेज कहते हैं हम लोग। तो भारत पर जो शासन कर रहा था अंग्रेज यानी ब्रिटेन, वह शासन खुद आके नहीं कर रहा था, वह एक व्यापारी के माध्यम से शासन करवा रहा था। किसके माध्यम से? और उस व्यापारी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापारी का नाम क्या था? तो आप बताइए कि भारत में जो ब्रिटेन का शासन चल रहा था, ब्रिटेन हम पर शासन कर रहा था, तो वह शासन खुद ब्रिटेन आके कर रहा था, उसका राजा आके कर रहा था, वो करवा रहा था। और किसको माध्यम बना के? कंपनी, मतलब जिसको क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। यह एक व्यापारी था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? व्यापारी। और व्यापारी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? लाभ। अरे कहीं पर भी व्यापारी कोई है तो वो व्यापारी क्यों बना हुआ है? वो लाभ कमाने के उद्देश्य से।
जब तक उसको लाभ नहीं मिलेगा तो क्या लगता है वो व्यापारी करेगा कभी? अगर अगला 2 बार 3 बार लगातार घाटा लग जाए तो व्यापारी क्या करेगा? छोड़ देगा। लेकिन लगातार उसको मुनाफा मिलेगा, लाभ होगा तो वो व्यापारी काम क्या होगा? करते रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या था? एक व्यापारी था और व्यापारी के तौर पर भारत में काम कर रहा था। लेकिन ये व्यापारी वाला जो था, इसमें जितने कर्मचारी था ईस्ट इंडिया कंपनी में, ब्रिटेन का राजा को देख कर आश्चर्य लगता था कि इन लोग के पास उतना पैसा कहाँ से आ रहा है। हम लोग को दिखाता है कम पैसा, इन लोग को देखते हैं पूरा बिल्डिंग पे बिल्डिंग इंग्लैंड में बना रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। और उस गड़बड़ी को कम करने के लिए, उसी को ठीक करने के लिए, उसको रोकने के लिए, या मतलब कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अच्छा तरीका से भारत में कंपनी चलाने को लेकर इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून बना। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और उसी का संग्रह आज कहाँ दिखता है? भारतीय संविधान। वहाँ कहाँ दिखता है? भारतीय संविधान। हम उसको कह सकते हैं कि उसी का संग्रह को कहाँ दिखता है? भारतीय संविधान। तो यहाँ तक बेसिक बात अभी चल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन में जो कानून बनता था, वही कानून हमको कहाँ देखने को मिलता है? बोले भारतीय संविधान में। कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान। क्या इस पेज पूरा क्लियर है? बोले संविधान एक वर्ष हो, कई वर्षों का परिणाम, कई वर्षों का। संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर कानून। और भारतीय संविधान का विकास कब शुरू? 1612 क्या हो गया था? प्रारंभ। और इंग्लैंड भारत में जो कार्य कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाती थी, उसी का संग्रह कहाँ दिखता है? भारतीय संविधान में। कहाँ दिखता है? भारतीय संविधान में। चलिए उसके बाद अब हम लोग देखते हैं 2 प्रकार का एक्ट है, जिसमें पहला हम देखेंगे चार्टर एक्ट या राज्य एक्ट। चार्टर एक्ट या राज्य एक्ट। बोलो कौन एक्ट? चार्टर एक्ट या राज्य एक्ट। अब क्या है ये चार्टर एक्ट? थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए इंग्लैंड में कानून बनता था, कहाँ पर? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कानून बनकर, और वो कानून वहाँ से कहाँ आता था? भारत। मतलब कानून कहाँ बनता था और आता कहाँ था? तो इंग्लैंड में जो कानून बनता था, और वो कानून जब भारत आया, लागू होता था भारत में। कौन कंपनी पर? ईस्ट इंडिया कंपनी। कानून बनता कहाँ था और लागू कहाँ होता था? भारत में। कौन कंपनी पर? तो जो ये कानून जो आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड में बढ़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू होता था, इसी को चार्टर एक्ट या क्या कहते हैं? राज्य। चार्टर एक्ट या क्या कहते हैं? राज्य। चार्टर एक्ट या क्या कहते हैं? राज्य। तो समझ गए चार्टर एक्ट या राज्य एक्ट क्या है? बोलो, चार्टर एक्ट कहाँ बनता था? ये कानून कहाँ बनता था और लागू कहाँ? भारत में। लागू कहाँ? और भारत में कौन कंपनी पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और उसी को हम लोग चार्टर एक्ट या क्या कहते हैं? राज्य। तो देखते हैं कौन कौन एक्ट वाला, एक बार बोल दिए। बोले 1773, 1784, 1786, 1813, 1833, 1853। तो ये जो 1773 से लेकर 1853 तक, कब तक? 1853। ये जो है इस सब को क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट। कौन एक्ट कहते हैं? चार्टर। क्योंकि यह 1773 में भी कहाँ बना था? इंग्लैंड में। बोले 1784 में भी, 86 में भी, 13 में भी, बोलो 33 में भी और 53 में भी इंग्लैंड। तो इस सब कहाँ बन गया? इसलिए इसको क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट। और एक बनेगा भारतीय शासन अधिनियम, कि जिस समय जब 1857 की क्रांति होगा। कौन क्रांति? तो 1857 की जो क्रांति होगा, तो 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेगा? खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? अब वहाँ के राजा कहेगा नहीं, हम किसी कंपनी व्यापारी और को शासन नहीं देंगे, हम सीधा शासन कहाँ करेंगे? भारत में। जब 1857 की क्रांति होता है तो इंग्लैंड के राजा का स्टेटमेंट सुना, वो क्या कहा कि हम किसी व्यापारी को हाथ में शासन, अब किसी व्यापारी के हाथ में शासन, अब भारत में हम सीधा क्या करेंगे? शासन करेंगे। और सीधा शासन करने के लिए वो क्या करेगा? एक आदमी भेजेगा, जिसको हम आगे चल बताएंगे, वाइसराय। उसको क्या कहेंगे? मतलब समझो कि वही आदमी है। जैसे आपको मान लीजिए मेरे पास कोई कार्ड भेजा, शादी विवाह का कार्ड भेजा, अगर हम उस कार्ड पे नहीं जा पाए तो हम अपने कोई चेला को भेज देंगे कि जाओ तुम शादी में वहाँ पे अपना खा लेना और जो होता है सो कर देना। तो अब बताइए, तो मेरे बदले में हो गया तो मेरा प्रतिनिधि हुआ ना, वो मेरा प्रतिनिधि हुआ। तो यही बात है, इंग्लैंड के राजा कहा कि हम ही शासन करेंगे भारत में, तो क्या वो अपना सा जाएगा? इंग्लैंड को छोड़ देगा? तो वो अपना ही प्रतिनिधि को कहाँ भेजेगा? कि समझो वही है, और उसका नाम क्या दे दिया? वाइसराय। क्या नाम दे दिया?
तो ये कब होगा? जब 1857 क्रांति होगा तब। कब होगा? जब 1857 क्रांति होगा तब। तो आप याद रखिएगा कि 1857 क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या है? समाप्त है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? अब जो बनेगा वो भारत में बनेगा, इंग्लैंड में नहीं बनेगा। अब कानून कहाँ बनेगा? और भारतीयों के लिए, भारत में। और किसके लिए? अब तो ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए कानून बनाएगा, अब भारत में बनेगा। किसके लिए? भारतीयों के लिए। और उसका नाम क्या देंगे? भारतीय शासन अधिनियम। बोलो क्या देंगे? क्या नाम देंगे? भारतीय। तो जो इंग्लैंड में बनता था उसको कौन एक्ट? जो इंग्लैंड में बनता था और जो भारत में बनेगा भारतीय शासन अधिनियम। चलिए देखते हैं भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया जाता था। कहाँ पर? उसको क्या कहते हैं? भारतीय शासन अधिनियम। बोले 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1935। बोले तो एक बार। तो कहाँ तक? 1935 तक। 1935 तक ये सब कानून इंग्लैंड में जाके बना। कहाँ पर? भारत में ही बना। किसके लिए? भारतीयों के लिए। तो आइए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं कौन एक्ट से? चार्टर एक्ट से। कौन एक्ट से? चार्टर एक्ट से। और यहाँ से क्वेश्चन बनना आपका क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। हाँ, वो महत्वपूर्ण वाला रहता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे बीच में चार्टर होगा जो महत्वपूर्ण होगा ना जिससे आपका क्वेश्चन बनता है वो सभी हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं 1773 का चार्टर एक्ट। अब देखो आप बताइए एक बात हमको कि चार्टर एक्ट जो बन रहा था वो कौन कंपनी को कंट्रोल करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अगर ज़्यादा भारत में भ्रष्टाचार फैला दे, ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला दे तो अंग्रेज के खिलाफ भारतीय लोग हो जाएगा। तो इंग्लैंड के राजा ये चाहते हैं कि हम शासन भी करते रहे, लोगों के खिलाफ ना हो। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे कि बिहार में जो करप्शन होता है, भ्रष्टाचार जिसको आप लोग कहते हैं, हम लोग देखते हैं दो प्रकार का। करप्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है कि आप मान लीजिए ब्लॉक में गए जातीय आवासीय बनाने के लिए, आप अपना फॉर्म भर के दिए, फॉर्म भर के देने के लिए दे दिए, आज जो मांग मने मन सब जो पैसा का मांग है उसका, आज तुम जब पैसा नहीं देगा ना तुम्हारा काम ही लटका देगा। का काम हो कहाँ रहा है उतने कहेगा, बार बार तुम दौड़ के जाएगा, कहेगा हाँ टाइम लगेगा ना, सर्वर ही डाउन है, ये है, टाइम लगेगा ना, लेकिन तुम बगल से उसको कुछ रुपया दे दो, तुम्हारा काम घर पे चला गया, मोबाइल पे मैसेज चला गया कि तुम्हारा बन के क्या है, रेडी है। वो एक दिन में रेडी है, लेकिन जब पैसा नहीं दिया तब आता हो तुम्हारा काम ही ना हो रहा है, सर्वरे ने काम कर रहा है। तो ये भ्रष्टाचार है ना, है ये क्या है? हकीकत में होता है कि नहीं होता है? तो ये हुआ कि सख्त नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ भ्रष्टाचार, मतलब कि आराम से भ्रष्टाचार कर रहा है। आपको लड़ाई झगड़ा किया, खाली इतने का काम आपका नहीं हो रहा है। एक होता तुम्हारा काम होने ही नहीं देंगे, तो सख्ती से भ्रष्टाचार। ऐसा नहीं बिहार में वो बोला जो पहले बोले, आपसे लड़ाई भी नहीं करेगा, अच्छे से कहेगा देखिए ना काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन पैसा देगा तो काम क्या होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो ये भी भ्रष्टाचार बिहार में हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप बात समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी क्या हो रहा था? भ्रष्टाचार हो रहा था। अब भ्रष्टाचार ज्यादा होगा तो कंपनी लीक हो जाएगा, और कंपनी लीक हो जाएगा तो घाटा किसको होगा? ब्रिटेन को, क्योंकि जनता नाराज होगा कौन सरकार से? ब्रिटेन सरकार से। तो अब कंपनी लीक ना करे, कंपनी में भ्रष्टाचार लीक ना करे। जैसे आप लोग गैस सिलेंडर में गैस लीक करता था, आप रेगुलेटर लगाते हैं ना, रेगुलेटर क्यों लगाते हैं? गैस लीक ना करे। ठीक उसी प्रकार से कंपनी में भ्रष्टाचार लीक ना हो, इसलिए कंपनी में अब क्या लगेगा? रेगुलेटर। इस एक्ट को क्या कहेगा? रेगुलेटर एक्ट। क्या कहेगा? रेगुलेटर। तो 1773 का जो चार्टर है, उस 1773 के चार्टर को कौन एक्ट कहते हैं? क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं? एक काम आपका बहुत भी आया, पूछता है एग्जाम में भी, इसलिए काम याद रखना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो इसके द्वारा कलकत्ता में किसका स्थापना? बोले कलकत्ता में किसका स्थापना? आपसे क्वेश्चन आएगा, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना कौन एक्ट के तहत? 1700। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना कौन एक्ट के तहत? 1773 का कौन एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। और जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एमपी। एलिजा एमपी कौन था? एलिजा एमपी होगा। क्या होगा? एलिजा एमपी। हम यहाँ लिख देते हैं एलिजा एमपी।
बोलो कौन होगा? एलिजा एम्पे। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? एलिजा एम्पे। अन्य मुख्य न्यायाधीश जज में चेस्टर, लिनेस्ट, हाइडर अतालिन। आपको नाम किसका रखना? एलिजा एम्पे। बोलो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना? एलिजा एम्पे। बोलो पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। और पहला काम तो हो गया। दूसरा आप सुनिए, बॉम्बे और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया। अच्छा से ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत में कहाँ पर? भारत में इंग्लैंड का 3 गो प्रमुख क्षेत्र था। भारत में किसका? इंग्लैंड का। यानी अंग्रेज का भारत में क्या गो प्रमुख क्षेत्र? आप लोग मेरे साथ बोले, बंगाल, मुंबई, मद्रास। बोलो तो चेन्नई वाला इलाका क्या कहते हैं? मद्रास। यह बंगाल, यह क्या है? मुंबई। ध्यान से सुनिए, भारत नक्शा से बता रहे हैं। 1773 में क्या किया? देखो 3 को पहले अलग अलग गवर्नर आता था अंग्रेज का। क्या वो गवर्नर? 3 को अलग अलग पहले भेजता था, जिसमें एगो मुंबई वाला, एगो बंगाल वाला, एगो मद्रास वाला, 3 को अलग अलग गवर्नर। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, तो ब्रिटेन सोच रहा वहाँ बैठ के हमको तो कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को करना है। अगर इसका अलग अलग आदमी के हाथ में सत्ता रहेगा तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक सत्ता को एक ही आदमी के हाथ में देते हैं और वहां से कंट्रोल करना क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो ये क्या किया? कहा कि देखो मुंबई वाला गवर्नर, मद्रास वाला गवर्नर, तुम दोनों एकड़ चला हो जाओ। किसका चला? बंगाल वाला। एक मतलब क्या हुआ कि मुंबई और मद्रास को किसके अधीन कर दिया? बंगाल के। एक मन कहीं खुश कर दिया। एक पहले गवर्नर कहते थे, तो एक गवर्नर जनरल कहेंगे। क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल। अब इसको क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। तो 3 काम आपको याद रखना है। क्या काम? 3। बोलो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कते काम? क्या वो काम? और 3 काम आप याद रखिए, आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा बनेगा। पहला क्वेश्चन बोलो कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना कते एक्ट के तहत? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना कते एक्ट के तहत? और पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला मुख्य न्यायाधीश, पहला मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन आएगा 1773 का रेगुलेटिंग, तो बता दीजिएगा कि पहला काम हुआ था कलकत्ता में क्या बना? सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में क्या बना? जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा। दूसरा, मुंबई और मद्रास को किसके अधीन? मुंबई और मद्रास को किसके अधीन? किसके अधीन? मुंबई मद्रास को किसके अधीन? किसके अधीन? बंगाल के अधीन। और सुनो अगला, दूसरा, तीसरा काम तो हो गया कि मुंबई मद्रास किसके अधीन कर दिया। और तीसरा काम सुनो, बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को। क्लियर हो गया? क्या वो काम? 3 काम बोल दिया सभी लोग। हटा दे इसको। चलिए तीनों काम इसका सुनाइए। किसका? 1773। बोलिए पहला काम क्या था? सीधा बोले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। बोलो कलकत्ता में प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। बोलो कलकत्ता में क्या? सुप्रीम कोर्ट। पहला मुख्य न्यायाधीश। मुंबई मद्रास को किसके अधीन? बंगाल के, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर, बंगाले का गवर्नर जनरल। कहाँ का? पावर अब क्या आदमी के हाथ में? एक आदमी। 3 जगह अलग अलग था, अब पावर को समेट के क्या जगह किया? आओ बंगाल वाला। किसके पास? बंगाल वाला। चलिए आगे जानते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बोलिए, बोलो ना। आपसे पूछता है एक्ट कि किस एक्ट के तहत, तो आप किस एक्ट के तहत क्या बताइएगा? सब रेगुलेट पूछा ही जाता है इसी व्यू लेकर। आपको एग्जाम में जो आप बहुत बार सेट बनाए होंगे, आपको बहुत बार आया होगा ये क्वेश्चन। ये आता है कि मतलब कौन एक्ट के तहत 1773। अगर कभी आपको डेट पूछा, ऐसे डेट बहुत कम पूछता है, और डेट पूछे तो 1700 क्या होगा? 74। क्या हो जाएगा? 1774। एक साल में थोड़ी बनेगा, अब 3 साल घोषणा ही हुआ, तो 1773 में घोषणा हुआ तो क्या बना? 74। तो बात को समझ गए। अब जानते हैं हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बोलिए कब का? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
फिट्स इंडिया एक्ट कहिया वाला 1700। बहुत मजेदार है, इसी को समझना अच्छा से है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, आप सभी लोग जानते हैं, अंग्रेजों जानता है कि कंपनी में क्या हो रहा था। कंपनी में क्या हो रहा था, कोई भी कर्मचारी बिना पैसा का काम नहीं कर रहा था, तो उसका अपना घर भर रहा था और भारतीय लोग को नाराज कर रहा था, जिसके कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीय मन में क्या फैल रहा था, गुस्सा। क्या फैल रहा था, गुस्सा फैल रहा था। अब वही इधर कमा तो रहा कंपनी, गाली सुन रहा है कौन, ब्रिटेन। अरे अंग्रेजों ने गाली सुन रहा है, कमा रहा है कौन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब यही बात हुआ कि भ्रष्टाचार को कहा कि और कम करिए, भ्रष्टाचार को क्या करो और कम करो। अब इसके लिए तरह तरह से बात किया जाएगा। तो इसी के लिए आज 1784 का कौन, फिट्स इंडिया। इसमें समझिए क्या हुआ। समझो सभी लोग, कंपनी में भ्रष्टाचार को कम करने का और प्रयास किया गया। और क्या हुआ कि कंपनी में लगा दिया द्वैध शासन। कहाँ लगाया, बोलो कंपनी में कौन शासन, भारत में जो कंपनी था उस कंपनी में कौन शासन। अब ये द्वैध शासन क्या है, तब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में डायरेक्टर और कंट्रोलर नाम का कोई चीज ज्यादा नहीं होता था। जो था सो डायरेक्टर ये था, जो था सो कौन था। देखिए, आप कोई बिजनेस खोलते हैं ना बहुत बड़ा, तो उसमें डायरेक्टर होना क्या है, जरूरी है। व्यापार जो करता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टर। व्यापार के लिए जो नियम कानून बनता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टर। तो अब क्या किया, वहां से ब्रिटेन से दिमाग लगाया सब लोग कि देखो एक कंपनी में सब मिलने है, सब आपस में क्या है, मिला हुआ है। और सब मिला हुआ है तो लोग अपना में बांट लेता है। लेकिन अगर इसमें दो हम लोग भाग कर दे, कंपनी को कते भाग, मतलब एक भाग अलग एक भाग अलग, दोनों में आपस में लड़ाई करवा दे। और दोनों में आपस में जब लड़ाई रहेगा तो ई बेमानी करेगा तो ई कह देगा, और ई बेमानी करेगा तो ई कह देगा। तो इसका मतलब हम लोग वहां से नीचे से आराम से रहेंगे और कंपनी में भ्रष्टाचार हो नहीं होगा। तो कंपनी में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन शासन लगाया, द्वैध शासन। और शासन को दो भाग में बांट दिया, कहा कि व्यापार, क्या चीज, व्यापार देखेगा डायरेक्टर, व्यापार कौन देखेगा, और राजनीति और सेना कंट्रोलर। राजनीति और सेना और व्यापार देखेगा। अब बताओ, ये दोनों में कभी बनबे नहीं करता था। ये दोनों में जब कभी नहीं बनता था तो आपस में क्या रहता, मतभेद। अब ये कोनो गलती किया ये सूचना दे देगा, और ये गलती करेगा तो वो सूचना देगा। तो अब बोलो कंपनी में द्वैध शासन कब लगाया, 1784। कंपनी में द्वैध शासन, और कंपनी में द्वैध शासन में एगो क्या बना, डायरेक्टर, और एगो क्या बना, कंट्रोलर। एगो डायरेक्टर, एगो बोलो व्यापारिक कार्य कौन देखता था, पहले बता दिए, व्यापार कौन देखता है, व्यापार कौन देखता है, डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशक मंडल। आई कहाँ रहता था, भारत में, कहाँ रहता था। और ये खाली क्या देखना था, व्यापार। और बोलो नियंत्रक उसको क्या कहते हैं, कंट्रोलर। या इंग्लैंड में रहकर राजनीति और क्या देता है, सेना। राजनीति और बोलो राजनीति, सेना, कंट्रोलर। और व्यापारी कौन, डायरेक्टर। अब देखो भारत में ब्रिटेन क्या करता था, अफीम उपजाता था। अफीम, क्या, अफीम जिसको गांजा की श्रेणी में रखते हम लोग, है ना, वो भारत में उपजाता था। और डायरेक्टर क्या किया, व्यापारी मामला किसके पास है, डायरेक्टर के पास। अब भारत में उपजाता था, अब इस सोचा कि भारत में उपजा के इसको कहाँ भेजे, चीन। कहाँ पे जाके बेचे, चीन में। तो अब डायरेक्टर क्या किया, भारत में उपजा कर कहाँ चल गया बेचने के लिए, चीन चला गया। और देखो 2 नंबर काम में क्या होता है, पैसा खूब है लेकिन पकड़ाएगा तो क्या है, नुकसानों है। नहीं पकड़ाएगा तो पैसा क्या है, बहुत है। जैसे बिहार में देखो, जो आदमी दारू अभी बेचता है, ऐसा तो नहीं कि दारू नहीं बेचता है, जो आदमी दारू का व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो कमाता तो खूब है, तुरंत बिल्डिंग ठोक लेता है, लेकिन जब पकड़ाता है उसका नुकसानों बहुत होता है। नुकसानों क्या होता है, तो 2 नंबर काम ऐसा है। अभी डायरेक्टर क्या किया, सीधा चल गया कहाँ, चीन। सीधा कहाँ चल गया, चीन। क्या लेकर, अफीम, गांजा लेकर। अब जब वहाँ गया गांजा बेचने के लिए, तो चीन के राजा देखा कि रे कि चीन के लोग गजबिया बनाएगा, अंग्रेज से लगता है। चीन के लोग क्या बनाएगा, गजबिया बनाएगा, गांजा पिलाएगा। कि पकड़ के खूब मारा,
किसको? डायरेक्टर को। डायरेक्टर को चीन के राजा पकड़े क्या किया? खूब मार मारा। इसके पास सेना तो नहीं है जो सेना लेके चल जाएगा, सेना तो किसके पास? कंट्रोलर के पास। तो अब देखो ये वहां से रोते रोते आया, कौन? डायरेक्टर। डायरेक्टर चीन से रोते रोते आया किसके पास? कंट्रोलर के पास। कहा कि आप सेना रखे हुए हैं, हम गए वहां पे अफीम बेचने के लिए, हमको खूब मार मारा है, चलिए सेना लेकर उसको मारिएगा। किसको? चीन को। किसको मारिएगा? चीन को मारिएगा। अब कंट्रोलर को साथ किया, कंट्रोलर सभी सेना लेकर कहाँ पहुंचा? चीन को मारा, चीन को युद्ध में हराया, और युद्ध में हरा कर वहां जबरदस्ती क्या बेचा? अफीम। और इस युद्ध को इतिहास में कहते हैं अफीम युद्ध। इतिहास का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किसके किसके बीच? चीन और इंग्लैंड के बीच। अफीम युद्ध किन के बीच? अफीम युद्ध किन के बीच? अब देखो ये जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती है नहीं किया जी। अब ओकर देश के राजा के इच्छा है कि हम अपना देश अफीम ना बेचाए, तो ये तो कंट्रोलर को जबरदस्ती सेना लेके पहुंचा, और वहां पर मारा उसको, चीन को हरा दिया युद्ध में, और जबरदस्ती क्या बेचा? अफीम बेचा। अगर ये अंग्रेज लोग अगर अभी रहता ये लोग बिहार पहुंचता, कहाँ पहुंचता? अब बिहार में दारू बंद है, आई जबरदस्ती दारू बेचता, और नहीं बेचने दादा तो युद्ध करके दारू बेचता, और उस युद्ध का नाम क्या रहता? दारू युद्ध। कौन ना था? तो गुण मानो कि लोग यहाँ पर अभी नहीं है, नहीं तो बिहार में वो युद्ध हो जाता। कौन युद्ध? दारू युद्ध। बात को समझ गए? तो कंसेप्ट समझे। अफीम युद्ध किसके किन के बीच? भारत नहीं, उसमें इंग्लैंड और चीन है। इंग्लैंड और कौन है? कौन युद्ध? अफीम युद्ध। तो क्या समझे? कंपनी में द्वैत शासन कते थी? कंपनी में द्वैत शासन, बोलो। व्यापारिक कार्य कौन देखता था? डायरेक्टर। व्यापारिक कार्य, राजनीति सेना। राजनीति सेना भारत में रहता था कौन? डायरेक्टर। इंग्लैंड में रहता था कौन? कंट्रोलर। तो क्या समझे? यही 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। क्या समझने में दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है सभी को? किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते छोटा छोटा है, उसके बाद बड़ा आएगा। फिर देखो 1786 का कौन है? चार्टर है। 1784 दो 86, 84 दो कई साल के बाद? ये मतलब कुछ ठीक ठाक करने के लिए आया था। ये 1786 वाला क्या करें? ठीक करने, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया था जल्दी में, और उसी को क्या कर रहे हैं? ठीक करने के लिए। अब देखो कुछ ज्यादा लड़ाई हो रहा था किसमें? डायरेक्टर और कंट्रोलर में। कुछ ज्यादा मतभेद हो रहा था, तो काम देश में नहीं हो रहा था, व्यापारी का काम सही से न चल रहा था। तो अब क्या हुआ कि कुछ प्रिफरेंस गवर्नर जनरल के हाथ में जाएगा। किसके हाथ में? गवर्नर जनरल। और 1786 में क्या किया कि फिट्स इंडिया एक्ट की जो कमियां थी, क्या थी? कमियां, उस कमियां क्या किया गया? दूर किया गया। और भारत में जो गवर्नर जनरल था, भारत में क्या था? और उस गवर्नर जनरल को एक पावर दिया जिसका नाम क्या है? वीटो पावर और सेना का शक्ति। वीटो पावर और सेना का ये क्यों दिया गया? तो थोड़ा कारण समझिए। अब मान लो कोई काम में कंट्रोलर कहता था होगा और डायरेक्टर कहता है अब होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसमें अब काम नहीं होता था, लड़ाई हो जाता था, मतभेद हो जाता था, अपने में लोग मार कर लेता था। तो कहा कि नहीं, एक आदमी को रखिए, इन दोनों में जब लड़ाई होगा कोनो मैटर में तो ये जो कहेगा ना वही होगा। अब बताओ कि डायरेक्टर का होगा और कंट्रोलर का नहीं होगा, अगर इधर से वीटो लगाने कौन आ जाएगा? गवर्नर जनरल। ये कहेगा होगा तो होगा, ये कहेगा नहीं होगा तो और जब वो दोनों का काम होगा तो हो जाएगा, तब इसमें कोई जरूरत पड़ेगा? इसका नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों मतभेद जब होगा तब उस समय कौन आएगा? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल कौन पावर दिया गया? कतेश भी बोलो। गवर्नर जनरल को वीटो पावर कहिया? गवर्नर जनरल को वीटो पावर 1786। समझ में आ रहा है? बोलो। गवर्नर को वीटो पावर कहिया? कंपनी में द्वैत शासन कहिया? 1784। कंपनी में द्वैत शासन 1700 और गवर्नर जनरल को वीटो पावर 1700। क्या कोई दिक्कत? अगला देखो बहुत ही भीविया है, 1813 का चार्टर अधिनियम। कते का? 1813 का कौन अधिनियम? 1813 कौन अधिनियम? चार्टर अधिनियम। चलिए जानते हैं क्या है। अब देखो इंग्लैंड जो अंग्रेज था
और भारत में अपना बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा था। बिजनेस को क्या चाह रहा था? बढ़ाना चाह रहा था कि भारत में हमारा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े। तो वो कहा कि भारतीय लोगों को माइंड चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा हमारा रुपयों खर्चा होता तो करिए, लेकिन लोग क्या चेंज करिए? माइंड। ऐसा दिमाग कौन लगा रहा? ब्रिटेन। अब बताओ, तुम्हारे घर गांव में सब मूर्ख है, सब कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अगर जब कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो सब एक ही वेशभूषा में रहता होगा। अगर सब नोंगी धोती पहनता होगा तो नोंगी धोती में सब चलता होगा, है ना? सही बात है। तब कोई किसी को फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर 500 की आबादी है, 500 लोग है, एगो उसमें से पढ़ लिया, एगो क्या किया, तो वो कहेगा नहीं हम जीन्स पैंट, वो क्या कहेगा? जीन्स पैंट पहनेंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं और वो लोग क्या है? मूर्ख है। हम मूर्खे जैसा रहेगा तो लोग हमको कैसे कहेगा पढ़ा लिखा है? तो वो अपना वेशभूषा क्या करेगा? चेंज करेगा कि नहीं करेगा? अब चेंज करेगा। अब वो जो चेंज करेगा तो मूर्खों लोग कहेगा कि हम मूर्ख है तो क्या हुआ, हम भी अब जींस पैंट पहनेंगे। तो ये दिमाग है किसका? इंग्लैंड का। कहा कि भारतीयों को चेंज करने के लिए पढ़ाना पड़ेगा, चेंज करने के लिए, और पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया अपना जेबिया से निकाल कर समझो नहीं देने वाला था, लेकिन समझो दुखिया मन से क्या किया? दे दिया। क्योंकि भविष्य में उसको क्या होगा? फायदा होगा। भविष्य में क्या होगा? और शिक्षा पर 1 लाख रुपया 1813, शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्चा किया 1800, बोलो प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्चा शिक्षा पर कते से? 1800। और उसके बाद प्रावधान और ईसाई धर्म की प्रचार का क्या दिया गया? अनुमति। जब 1857 क्रांति पढ़ा रहे थे तो आपको हम बोले थे वहाँ पर, समझिए कि जब भारत में 1813 में ईसाई धर्म का प्रचार को अनुमति मिला तो हिंदू धर्म वाले, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म वाले किससे नाराज हो गया? अंग्रेज से। और वो भी धीरे धीरे नाराज होते गए। तो आपको धार्मिक कारण में ये बात हम चर्चा किए थे। कब? 1857 की क्रांति में। कि 1813 में क्या हुआ कि ईसाई धर्म की प्रचार में क्या मिल गया? छूट। कौन धर्म की प्रचार की छूट? ईसाई धर्म की प्रचार की छूट। ये हमारे लिए क्या हुआ? घातक हुआ। हमारे लिए क्या हो रहा था? घातक हो रहा। तो बोलो शिक्षा पर 1 लाख 1813, शिक्षा पर 1 लाख, शिक्षा पर 1 लाख, ईसाई धर्म की प्रचार करती है, बोलो 1800, शिक्षा पर 1 लाख, ईसाई धर्म की प्रचार करती है 1813। और कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से क्या किया गया? कैसे किया? थोड़ा इसका कहानियों सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए। देखो क्या हुआ। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का छूट दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं एकाधिकार। क्या कहते हैं? अच्छा ध्यान से सुनिए। ब्रिटेन जो है भारत में एक कंपनी अपना देश से भेजता था। उस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? उसको जो एक कंपनी आ रहा था उसको क्या मिल गया था? एकाधिकार। कौन कंपनी का एकाधिकार मिला था? कौन कंपनी का एकाधिकार? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या मिला था? एकाधिकार। अब क्या किया ब्रिटेन? ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ वो नहीं किया, इससे कोनो बातों नहीं किया। और 1813 में क्या हुआ? अपना देश से 4-5-6 कंपनी और भेज दिया। जब अपना देश से 5-6 कंपनी और भारत में भेज दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी देख रहा है तो अपने गाँव का गंवा जैसे लग रहा है ना, कि तो लग रहा है अपने मुल्क का आदमी है, अपने देश का सब गोरखा सब है। तो उससे पूछ रहा कहाँ घर है जी? कहा ब्रिटेन। तो कहा तुम कब आया? कहा कि 13 में, है ना जी, 1813 में। ये लोग तुरंत पहुंचा कहाँ? ब्रिटेन। का हमसे क्या गलती हो गया? हम तो कितना बढ़िया आपको टैक्स पहुंचा ही रहे थे। तो अपना पर से बात अब झाड़ रहा है कौन? ब्रिटेन। का देखिए ये लोग बहुत तंग कर रहा था कि हमको भारत में क्या करना है? बिजनेस करना है, व्यापार करना है, इसलिए लोग को भेज दिए। बहुत तंग क्या भेज दिए? क्या पूछबो नहीं किए? क्या पूछना? क्या भेज दिए? तब भेज दिए। अब चलने दो, करने दो। तो कहा देखिए सरकार आप बहुत किए, हम मानते हैं कि आपका बात हम मानेंगे, लेकिन 2 चीज़ का क्या दे दीजिए? छूट दे दीजिए। क्या वो चीज़ का? कि हमको चाय का बिजनेस भारत में हम ही करेंगे। चाय का बिजनेस कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कर रहा है? चाय का बिजनेस हम ही करेंगे। और चीन को गांजा हम ही बेचेंगे। मतलब चीन से व्यापार क्या करेंगे? हम ही करेंगे। मतलब चीन से हम लड़ाई की है, लड़ाई किया तो हम इतना आसानी से बिजनेस नहीं करने देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 अधिकार बचल रह गया। बोलो कौन कौन व्यापार?
चाय और चीनी, बोलो, यानी चाय और चीन का छोड़ के और बाकी बात सब कंपनी करे, कहाँ वाला, ब्रिटेन वाला। तो कंपनी का एकाधिकार पूरा तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन आंशिक रूप से क्या हो गया, समाप्त। कितने ईस्वी में, बोलिए आप लोग, बोलिए। 1813 में ज्यादा बात नहीं, हम आपको 3 गो बात पूछ रहे हैं। क्या गो बात, 3 गो बात। 1813 में क्या गो बात, बोलो। पहला बात आप बताइए, शिक्षा पर क्या लाभ, शिक्षा पे क्या लाभ, शिक्षा पे क्या लाभ। दूसरा बताए, कौन धर्म की प्रचार होती है, कौन धर्म, कौन धर्म। तीसरा बोलो, एकाधिकार कौन रूप से, एकाधिकार कौन रूप से, जिसमें कौन कौन छोड़ दिया, बोलो। चाय और चीनी क्या किया, और बाकी बात समाप्त कर दिया, बाकी बात क्या किया, समाप्त कर दिया। तो क्या आ रहा है समझ में, कि कौन वाला है, 1813, 1800 क्या को बात याद रखना है, क्या को बात, सबको याद हो गया। पहला बोलो, शिक्षा पर, शिक्षा पर कौन धर्म का प्रचार, कौन धर्म का, और एकाधिकार आंशिक रूप से, तो पूर्ण रूप नहीं कहना है। और कौन कौन चीज को छोड़ दिया, चाय और चीन को। क्या कोई दिक्कत, हाँ बोलिए। प्रतिवर्ष 1813 से लागू हुआ, 14 से इसका देना क्या होगा, शुरू होगा। तो हो सकता है इसका प्रावधान जब से इतने पूछेगा, आपसे इतना ही पूछेगा एग्जाम में, जितना पूछेगा आप उतना को ध्यान में रखिए। आपको यही पूछ सकता है कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख कब से लागू होना शुरू हुआ, तो कब से, मतलब किस अधिनियम कहेगा, तो क्या कहेगा। बहुत क्वेश्चन देखे होंगे हम लोग, बहुत सेट देखे हैं, आज तक इन्हें पूछा होगा जल्दी कि आपको कि कब से, खंगारिए क्वेश्चन खबरिएगा कि नहीं, बताइए कब से। तो आप ठीक है कि 23 में मिलना शुरू हो गया हो, लेकिन इससे पहले बहुत कानून बन गया, ठीक है, इसीलिए। तो 1813 आपको इतना ही, 1813 शिक्षा पे 1 लाख नियम कम का है, 1813 ईसाई धर्म की प्रचार, 1813 कंपनी का कार्य आंशिक रूप समाप्त, 1813। कोई दिक्कत, चलिए अब अगला यही है 1833। 1800 चलिए जानते हैं कि 1833 क्या है। 1833 का कौन अधिनियम, चार्टर अधिनियम। सुनो, 13 में तो आंशिक रूप से, लेकिन 33 जब आया 20 साल हो गया ना, 13 20 का 33, ये कंपनी वाला तंग कर दिया किसको, ब्रिटेन, जो अलग से आया था 5-7 को, कहा कि नहीं फायदा बहुत है, आप जितना घूस लीजिएगा सरकार को हम उतना टैक्स देंगे, लेकिन ये हमको भी अवेलेबल करिए। अवेलेबल मतलब उपलब्ध, मतलब उपलब्ध करें कि हम चाय का बिजनेस करेंगे, हम चीन से बिजनेस करेंगे। तो 1833 में ब्रिटेन सरकार कहा ठीक है जाओ सब कुछ का बिजनेस तुम लोग करो। तो बोलो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसा कौन अधिकार बचा जो अकेले करेगा। तो याद ना 1833 में एकाधिकार को पूर्ण रूप से क्या किया, तो बोलो एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कौन किया, 1833 एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कम किया, 1833। और एक सदस्य जोड़ा, इसका नाम क्या है, विधि सदस्य, कानूनी सदस्य। तो बोलो कानूनी सदस्य कब जोड़ा, 1833। कानूनी सदस्य कब जोड़ा, कानूनी सदस्य कब जोड़ा, 1800 बोलिए 1833। कौन सदस्य को जोड़ा, कानूनी सदस्य। अगला, भारत को प्रशासनिक रूप से क्या किया गया, एकीकृत। और बंगाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। देखिए इसमें भी जैसे 3-4 बात उसमें था ना, इसमें अलग से रखना। देखो पहला बात क्या बोलेगा, एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। क्या बोलिए तो, एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। कतेश भी, और एगो कौन सदस्य जोड़ा, विधि सदस्य। कौन सदस्य, कौन सदस्य, विधि सदस्य। जो कानून का अच्छा जानकार उसको क्या किया, छोड़ दिया। और इसमें आपको याद रखना है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल बना था, कौन जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल को अब पूरा भारत का क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल कते के तहत, 1833। बोलो पहला बात क्लियर है, एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त 1833। बोलो विधि सदस्य जोड़ा 1800। और बंगाल के गवर्नर जनरल कहाँ गवर्नर, पूरा भारत का क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम
शिक्षा का माध्यम। और इसी संबंधित है मैकाले का शिक्षा नीति। किसका नीति? मैकाले का शिक्षा नीति। और इसमें शिक्षा का माध्यम क्या किया गया? अंग्रेजी। शिक्षा का माध्यम। तो बोलो ज्यादा बात नहीं है, अपनी बात पूछता है, क्लियर रखिएगा। बोलिए पहला बात क्या है? बोलो एकाधिकार पूर्णता। कौन सा दस? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का बंगाल वाला 1773 में बना था। बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर 1833। अब बताइए शिक्षा के माध्यम क्या? आज जब कहेगा शिक्षा पे 1 लाख तब कहिए 1800, शिक्षा पे 1,18,000, शिक्षा पे 1,18,000 और शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी 1833। शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी 1800। क्या क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। बोलिए क्या होगा? दास प्रथा 1829 से हो जाएगा। 29 वहाँ का नियम ना, गवर्नर जनरल फैसला लिया था। वो जो गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो ही फैसला लिया था कि दास प्रथा भारत से क्या होगा? समाप्त। और समाप्त कर दिया 1829। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। देखो 1800 कब का? 53 का। 1853 का चार्टर। अब देखो 1853 का कौन अधिनियम? चार्टर। और यह क्या है? अंतिम है। अगला बार आया 1857 की क्रांति। 1853 वाला अंतिम चार्टर है। तो सबसे अंतिम चार्टर कौन? 1800 सबसे अंतिम चार्टर। और इसमें एक अलग से विधि परिषद गठन किया गया। जब कहेगा विधि सदस्य 1833, विधि सदस्य और विधि परिषद। विधि सदस्य कहेगा तो आप विधि परिषद कहेगा तो। और एक बात, इसमें जो कंपनी था वो कंपनी के कर्मचारियों को खुला प्रतियोगिता क्या किएगा? यानी परीक्षा लेगा। अब परीक्षा जो पास करेगा वही कंपनी का क्या बनेगा? कर्मचारी। तो बोलो कर्मचारी के लिए परीक्षा का आयोजन कैया से? 1800। क्या सब बात अब क्लियर हो गया? बोलो पहला हम लोग देखे 1773। एक बार सभी लोग बोल दीजिएगा। सभी लोग चलिए रेडी होइए और बोलने के लिए तैयार होइए सभी लोग। शुरू से लेकर अभी तक हम कोनो काम किसी को पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए बताइए। पहला 1700 क्लियर? बोलो 1700 1700 1800 1833 1800 क्लियर? सब काम याद है? सब काम याद है? बोलो बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल 1700। बहुत अच्छा। 1700 कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। मुंबई मद्रास को किसके अधीन? बंगाल के अधीन कहिया? कंपनी में द्वैत शासन, कंपनी में द्वैत शासन। गवर्नर को वीटो, गवर्नर को वीटो, गवर्नर को वीटो। बोलो शिक्षा पर 1 लाख, एकाधिकार आंशिक रूप से समान 1800। बोलो शिक्षा पे 1 लाख कहिया? ईसाई धर्म की प्रचार के मत 1800। बोलो एकाधिकार पूरा समाप्त। विधि सदस्य, विधि सदस्य। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर 1800। बोलो कि विधि परिषद, विधि परिषद, विधि परिषद। और बोलो कंपनी के कर्मचारी के लिए परीक्षा। ऐसे बेसी थोड़ी था, जते हम लकीर लगाए उतने ना है जी। तो क्या लगा? याद हो गया? अरे याद हुआ? एग्जाम में यादें हुआ चीज न बनेगा। अब भूलना नहीं है। अब आपका यूट्यूब पर चला जाएगा वीडियो। अब आपको इसलिए हम ऐसा किए कि चैप्टर लेकर आए हैं
कि आपको पूरा आज क्या हो जाए कंप्लीट, और पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे चला जाएगा। अब रिविजन करना होगा तो क्या करेगा, देख लीजिएगा अपना पूरा क्या हुआ क्लियर। बोले अतने बात, 3 गो बात इसमें याद रखना है, एगो इसमें, एगो इसमें, 3 गो इसमें, 4 गो इसमें और 2 गो इसमें, और सब बात आपका उत्तर था। तो क्या क्लियर है? चलिए आगे हम लोग पढ़े। चलिए ठीक है, चलिए ध्यान दें सभी लोग। अब हम लोग यहाँ तक अभी क्या देखे, चार्टर एक्ट। कौन एक्ट देखे? जो कहाँ बनता था, इंग्लैंड में। अब बन के आता था कौन कंपनी के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए। कौन कंपनी को? लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो भारत शासन अधिनियम। कौन अधिनियम? भारत शासन। क्योंकि बीच में क्या हुआ, क्रांति, 1857 की क्रांति। और जब 1857 क्रांति होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से क्या हो, समाप्त। तब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, हम तो ऐसे इसको कहते हैं सब समाप्त। क्या कह देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनियों समाप्त, डायरेक्टरों समाप्त, कंट्रोलर समाप्त, है ना, जितने बिजनेस सब क्या हुआ, समाप्त। अब सीधा हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, जो कहाँ रह के बनता था, भारत में। भारत शासन अधिनियम कहाँ रह के? भारत में ही बनता था। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले आता कहाँ बोला? 1858। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। 1858 कौन अधिनियम? भारतीय शासन अधिनियम। अब देखो इसके बाद, इसके द्वारा क्या सब, हम बोले सब समाप्त। क्या बोले? तो बोलो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द्वैध शासन, निर्देशक, नियंत्रक, सबको क्या किया? तो 1858 में जो आया भारत शासन अधिनियम, तो जब था सबको क्या किया, समाप्त। और भारत का शासन, कहाँ का शासन? भारत का शासन। ब्रिटेन के राजा को क्या किया गया कि भारत का शासन किसके हाथ में? ब्रिटेन के राज। और राजा के प्रतिनिधि के रूप में किसको लाया? सूर्यम बताए थे कि मान लो राजा तो वहाँ देखेगा कि यहाँ थोड़ी आ जाएगा, लेकिन अपना एगो प्रतिनिधि भारत में भेज दिया और उसको क्या नाम दिया? वायसराय। क्या नाम दिया? तो बात देखिए बदला कैसे। बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773, 1700। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833, 1833। अब देखो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय 1858, 1800। तो बात समझ गए। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया कते ईस्वी? 1858 के अधिनियम के तहत। और वायसराय पर नियंत्रण करने के लिए एक पद बनाया, कौन? अब बताओ कि एगो एग्जाम्पल दिए थे कि मान लो कहीं से शादी का कार्ड मेरे पास आया और हम अपना न जाके मदन जी को दे दिए कि जाइए मदन जी वहाँ पे भोजन खा लीजिएगा और जो होगा उसका काम कर दीजिएगा। अब मान लीजिए वहाँ जाके गड़बड़ कर दिए, वहाँ जा क्या किए? गड़बड़ कर दिए, तब तो दिक्कत हमरे पे न पड़ेगा कि गड़बड़ किया है। जाके शादी विवाह का मौसम रहता है तो गड़बड़ हो जाता है कभी कभार, है ना जी। तो मान लो कोई गड़बड़ किया तो हम पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वायसराय जो है, ये वायसराय तो राजा का प्रतिनिधि है। अब वायसराय कोनो गड़बड़ करेगा तो किस पर पड़ेगा? तो कहेगा राजा आप ही ने भेजे थे। तो बात समझे कि नहीं समझे? तो यही वाला बात वही बोले। तो अब बताओ कि इस पर भी हम एक आदमी को लगा देंगे अगल बगल से कि देखते रहे कोनो गड़बड़ सरबर नहीं करे। वही बात है कि वायसराय पर भी एक आदमी को अगल बगल से रखा कि वो ना कोनो गड़बड़ कर दे कि राजा का बदनामी हो जाए। और उस पद को क्या करे? राज सचिव। क्या कहे? यानी भारत पर अब 2 व्यक्ति का समझिए शासन रहेगा, एक वायसराय, एक राज सचिव। बोले तो अब जो कोनो कानून बन के आएगा ना, दोनों का हाथ अधिकार है कानून बनाने में। किसका किसका? वायसराय का और राज सचिव का। किसका किसका? वायसराय और राज सचिव का। क्या आप लोग समझ गए? बोले वायसराय पर भी नियंत्रण, देखो किस पर नियंत्रण? इसके लिए किसको चुना गया? राज सचिव। और जो ब्रिटेन का क्या होता था? मंत्री। तो राज सचिव कौन होता था? ब्रिटेन का मंत्री, ब्रिटेन का। और राज परिषद की सहायता के लिए कितने सदस्य टीम बना? 15 सदस्यीय भारतीय टीम बना। अब देखो इंग्लैंड का राजा मेन इंग्लैंड का वंशज नहीं है, इंग्लैंड का ओरिजिनल वंशज वहाँ की रानी होती है।
तो जल्दबाजी में तो राजा को सौंप दिया 1858 में, लेकिन एलिजाबेथ जो महारानी है उसको क्या सौंपा 28 अप्रैल 1876। ये डेट भी याद रखिएगा 28 अप्रैल 1876। तो ओरिजिनल रूप से महारानी के पास सत्ता कब पहुंचा 28 अप्रैल 1800 बोलो 28 अप्रैल 1876। ये सत्ता किसके हाथ में चला गया महारानी। आज जाना भी था क्योंकि वहाँ का ओरिजिनल वंशज कौन है महारानी है, राजा वहाँ का वंशज नहीं था। तो क्या आप लोग समझ गए। बोलो पहला भारतीय शासन नियम कब आया बोलो। इसमें सब समान जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे द्वैत शासन हो डायरेक्टर हो कंट्रोलर हो सब क्या समान। और ब्रिटेन के राजा के हाथ में सीधा शासन सौंप दिया और वो अपना आदमी किसको रखा और वायसराय पर नियंत्रण राज सचिव कहाँ का मंत्री ब्रिटेन का। राज सचिव कहाँ का मंत्री ब्रिटेन का। क्या कहती का महारानी के हाथ में कब गया 28 अप्रैल 1876। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब 1861 का अधिनियम कब का और 1861 इसी अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल क्या किया है गठन किया और वायसराय को अध्यादेश जारी करने क्या दिया। अच्छा समझिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं तो भारत का कौन विकास यानी संविधान में बात कहाँ से और कैसा बात लिया गया है। अभी भी आपको भारतीय संविधान की बात झलकेगा। 1861 से कौन कौन बात लिया गया अभी आप लोग सुनते होंगे। स्वास्थ्य मंत्री अलग होते हैं, सड़क परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री, विमान मंत्री, बोलो सब मंत्री क्या होते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल वाला आप बात देख रहे हैं ना ये कब से लिया गया 1861 से। अभी भी है भारतीय संविधान में। ये कब के अधिनियम से लिया गया और 1861 का अधिनियम से ऐसा बात लिया गया था क्या विभागीय प्रणाली। सब विभाग का अलग अलग क्या होगा मंत्री होगा। ये बात कब से लिया गया और अभी आप लोग याद करते हैं ना 1, 2, 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश 127 में क्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में किसका अध्यादेश राष्ट्रपति का। ये बात कते से लिया गया 1861 127 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। ये कब से लिया गया 1861 और इस अधिनियम के द्वारा आईपीसी का धारा इंडियन पिनल कोड का धारा भी बनाया गया था जिसे मुकदमा सजा होता है ना धारा आते के तहत तो वही आईपीसी इंडियन पिनल कोड। ये कब से लिया गया 1861 और सत्ता का विकेंद्रीकरण फिर से क्या हो गया सुनो गया। आपको मालूम है 1773 में एक बात कौन बात एक बात वो बात क्या था कि बम्बई और मद्रास को केकरा अंदर दे दिया बंगाल के। तो वहाँ केंद्रीकरण किया था वहाँ क्या किया था। अब क्या होगा तो सबको अलग कर देगा कि आप जाइए बंगाल अपना और मद्रास अपना। तो सुनिए लिखा होगा देखो कि सत्ता का विकेंद्र और विधायी शक्ति मद्रास और बम्बई प्रश्न क्या दे दिया वापस। ये कब ले लिया गया था 1773 में कब लिया गया था और वापस कब किया 1800 वापस किया 1861 में। चलिए याद हो गया। चलिए आगे हम लोग सुनते हैं। 1892 का कब का और इस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने का क्या दिया और निर्वाचन प्रणाली क्या हुआ प्रारंभ। बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया और निर्वाचन प्रणाली क्या हुआ प्रारंभ हुआ। मतलब चुनाव का प्रक्रिया भी क्या हो गया प्रारंभ हो गया। अब बजट पर बहस अभी आप देखते होंगे कि सत्ता पक्ष हमेशा जो सरकार है ना वो बजट लेकर आते हैं। सरकार क्या लेकर आते हैं बजट लेकर कौन आते हैं सरकार। और बजट पर 1 महीना बहस चलता है। क्या महीना 1 महीना खूब बहस चलता है बजट पर किसको क्या मिला नहीं मिला ऊपर चलता है 1 महीना से अधिक भी चलता है। आपको मालूम होगा फरवरी महीना से लेकर मई महीना तक कौन सत्र है बजट सत्र। बोलो संसद में बजट सत्र फरवरी से लेकर तब बजट लेकर आता है तो मई तक उसमें समझो एक तरह से भाषण चलता है कि किसको क्या मिला नहीं मिला ये भाषण चलता है। और बजट लेकर आता है वित्त मंत्री कौन मंत्री बोलो बजट प्रस्तुत कौन करता है। बजट का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 112 संविधान का अनुच्छेद बोलो बजट का चर्चा संविधान का अनुच्छेद देश वाला बजट 112 और राज वाला 202 राज वाला देश वाला राज वाला तो वहाँ भी वित्त मंत्री राज में भी और बोलो निर्मला सीतारमण अभी हम लोग का कौन है
निर्मला सीतारामन अभी हम लोग का वित्त मंत्री है, जो लगातार 7वीं बार लगातार क्या पेश किया है? बजट। लगातार कौन बार? लगातार कौन बार क्या पेश किया है? सबसे अधिक बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई। कौन क्या था? 10 बार। कितने बार? तो ये सब थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, अब चर्चा हुआ तो थोड़ा कर दिए, जिससे आप लोग क्या हुआ ध्यान में आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। कब? 1892। इस बजट पर क्या दिया गया? बहस करने का अधिकार। और निर्वाचन प्रणाली क्या हुआ? प्रारंभ। और केंद्रीय व्यवस्थापिका सदस्य में सदस्य क्या पहले कहते था 10, अब कहते कर दिया। मतलब केंद्र लेवल पर जो आदमी था ना विभाग वाला, पहले 10 को था, अब कितने आदमी हो गया? अब 16 आदमी कार्य करेगा। केंद्र कहाँ? केंद्र में। अगला अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी शुरुआत यहीं से हुआ। कब से? बोलो। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो, या आप देश में अधिकतर निर्वाचन देखते होंगे वो अप्रत्यक्ष होता है। कई असर अप्रत्यक्ष क्या है? बिना दिखा के, बिना दिखाए वोट देना क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष। बिना दिखाए वोट देना क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कब से लिया गया? 1892 से। चलिए अब अगला देखिए। अगला देखिए आप लोग सभी लोग। अब 1900 कते का ना दिव्या है ना जी। चलिए आप याद करिए 1858 अभी सस्ते वाला। हम आपको 1858 वाला में क्या बताए? कानून जो बनेगा तो उसमें 2 आदमी का हाथ रहेगा। क्या आदमी का? एक वायसराय का, एक राज सचिव का। एक वायसराय का, एक राज, ये दोनों मिल के क्या बनाएगा? अधिनियम, कानून। ये दोनों मिल के बनाएगा। तो आज 1909 वाला में क्या है कि वायसराय था मिंटो। कौन था? राज सचिव था मार्ले। कौन था? मार्ले नाम है। तो आप देखिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं 1909 को दोनों को मिला के किया, तो इसको दोनों के नाम पे बनता है 1909 वाला। आप क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। तो कितना बार तो डायरेक्ट क्या आता है कि मार्ले मिंटो सुधार नियम कब? मार्ले मिंटो सुधार नियम कब? और इसने लिखा, इसे मार्ले मिंटो सुधार नियम भी कहते हैं। इसी के तहत फूट डालो और क्या करो? शासन के मुसलमानों के लिए क्या निर्वाचन? एक अभी तक का विभिन्न क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को दिया। मुसलमानों के लिए पृथक, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन समझते हैं? पृथक निर्वाचन समझते हैं? अगर एक बात अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए आप कि पाकिस्तान आज भारत से अलग है या अलग देश बना, तो उसके लिए सबसे जिम्मेदार एक व्यक्ति का नाम तो मार्ले। अरे मिंटो। कौन होगा? मिंटो। एक व्यक्ति का नाम कौन होगा? एक व्यक्ति का नाम क्या होगा? मिंटो। अगर पाकिस्तान आज आप अलग देख रहे हैं तो उसमें अगर जिम्मेदार एक व्यक्ति कौन है तो मिंटो। क्या किया? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन कर दिया। पृथक निर्वाचन क्या होता है? पृथक निर्वाचन होता है कि मुसलमाने खड़ा होगा, अब मुसलमाने वोट देगा। तो अभी जनता को सरकार इसलिए पूछबो करता है, आपसे उसको वोट लेना है। अगर वोट नहीं लेना तो पूछबो नहीं करेगा आके। अब बताओ एक एरिया में 1 लाख मुसलमान था, 60,000 हिंदू था। मान लो 1 लाख मुसलमान 60,000, तो 1.5 लाख जनसंख्या हो गया। अब वहाँ पे पृथक निर्वाचन मुस्लिम के लिए है, तो मुस्लिम खड़ा हुआ तो 1 लाख वोट जनता तो वोट देगा, लेकिन 60,000 वोट देगा। आज जब 60,000 वोट नहीं दिया तो 60,000 काम होगा, तो हिंदू का काम तो नहीं हुआ। तो जब हिंदू का काम नहीं हुआ तो धीरे धीरे मुसलमानों के मन में आया कि हम लोग जब उसको वोटें हम लोग उससे लेते हैं, उन लोग का कोई काम ही नहीं करते तो लोग हम रह के क्या करेंगे? ये चलो अलग देश से बनाते हैं। और इसी से धीरे धीरे आया कौन? पाकिस्तान। और आज देख रहे हैं कौन देश? पाकिस्तान। तब पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार कौन? अधिनियम तो 1909। अधिनियम तो एक व्यक्ति तो मिंटो, एक व्यक्ति तो कोई दिक्कत? आप लोग समझ गए? मार्ले मिंटो सुधार में कब आया? बोले कब आया? 1909। कब आया? 1909। और पहले बात नहीं करिए, चलिए आप ध्यान दीजिए, टाइम बहुत कम है, सभी लोग ध्यान दो। देखिए 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। कब का? 1919 का। और इसको उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था गवर्नर जनरल?
जिसको हम वायसराय कहते हैं, बदल गया था वायसराय। वायसराय था चेम्सफोर्ड और राज सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू, और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और अब देखो 1909 में क्या हुआ, 1909 में ऐसे 10 साल पहले क्या हुआ, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन। लेकिन 1909 में दो धर्म, ईसाई और बौद्ध के लिए क्या हुआ, पृथक निर्वाचन। और एक काम अच्छा हुआ कि महिलाओं को क्या मिला, वोट डालने का अधिकार। तो महिलाओं को वोट डालने थे 1919। और इस बार राज्य में कौन शासन, हम बोले ना कि पकड़ना चाहिए, तो बस हम लोग को क्या है, बोले ना कि बोरा में से सूत है। बात सही है। हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो बैठने के लिए कोई देता था, क्या व्यवहार करते हैं कि सो जाए, है ना जी। बैठने के लिए थोड़ा जगह मिल जाता है, सोने का जो दिमाग लगाते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी है, सीधा समझिए कि अब क्या हम लोग उसको कहे क्या कि राज्य में लगा दीजिए कौन, द्वैत शासन, वो हमको दीजिए, वो आप ही रखिए, केंद्र पूरा आप ले लीजिए। उसको क्या कहेंगे, केंद्र आप लोग पूरा ले लीजिए। तो आप बात समझिए। तो 1919 में यही हुआ कि राज्य में लगाया द्वैत शासन, एगो विषय हमको दे दिया भारतीयों को, और एगो अंग्रेज अपने पास, और केंद्र पूरा। इकट्ठे का बात है 1919। तो यानी एक विषय था आरक्षित, जो किसके पास, वायसराय, एक हस्तांतरित जो किसके पास, भारतीयों के पास। और केंद्र में कितने सदन, 2 सदन, विधायिका, केंद्रीय विधानसभा और राज्य विधान परिषद का गठन वहीं से लिया गया। अभी वाला, अभी जब देखते हैं विधानसभा विधान परिषद, ये कब से लिया गया, 1919 से। वर्तमान समय है ना बिहार में विधानसभा विधान, ये कब से लिया गया, 1919। कब से लिया गया, 1919। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें ध्यान दो सब लोग। देखो भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन 1935, इसके द्वारा राज्यों को क्या दिया गया, स्वायत्तता। देखो बात पकड़ लो कि पहले 1919 में क्या हुआ कि राज्य में लगातार द्वैत शासन, एगो हमारे पास, एगो अंग्रेज के पास। लेकिन 1935 में क्या हुआ, राज हम पूरा ले लिए, अब द्वैत शासन कहाँ, केंद्र में। मतलब 1935 में क्या हुआ कि राज हम पूरा ले लिए, स्वायत्तता ले लिए, मतलब पूरा राज हो गया, और केंद्र में कौन शासन। तो अब उसमें एगो विषय हम लोग लिया, एगो विषय कौन, अंग्रेज। तो बात समझ गए होंगे। तो यही बात, और राज्य में द्वैत शासन समाप्त करके कहाँ द्वैत शासन, केंद्र में लगा कौन शासन, द्वैत शासन। और एक मजबूत संघ का क्या क्या निर्माण। और राज्य में भी कितने सदन, 2 सदन का विधायिका बना। दिल्ली में कौन न्यायालय, 1937। और बर्मा को भारत से क्या किया, अलग। तो बोलो म्यांमार यानी बर्मा को भारत से अलग कौन अधिनियम, अधिनियम 1935 अलग क्या, 1937। अधिनियम 1935 अलग क्या, 1937। और प्रांतीय चुनाव कब हुआ, 1935। और संविधान में 80% बात कहाँ से लिया गया, 1935 से। 80% अभी संविधान में बात कहाँ से, 1935। और इसीलिए इसको संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं, या कार्बन कॉपी। संविधान का क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी। क्या कोई दिक्कत, तो बोलो संविधान का कार्बन कॉपी कौन हुआ, 1935। कौन हो गया, 1935। संविधान का कार्बन कॉपी 1935। अब देखो भारतीय संविधान जो बना, तो भारतीय संविधान बनाया संविधान सभा। एक बार बोलिएगा आप लोग, भारतीय संविधान कौन सभा, भारतीय संविधान कौन सभा, और संविधान सभा के बनाया कैबिनेट मिशन। कौन मिशन, देखो भारतीय संविधान बना है संविधान सभा के द्वारा, और संविधान सभा बना था, और कैबिनेट मिशन कहाँ से आया, इंग्लैंड से। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है, क्लीमेंट एटली, वही भेजे थे। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, भारत के स्वतंत्रता के समय, भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, क्लीमेंट एटली। कौन है, क्लीमेंट एटली। और यही भेजे 3 सदस्यीय, कितने सदस्यीय, कौन मिशन, कैबिनेट मिशन। आपसे पूछेगा तीनों सदस्य का नाम, तो ठीक है काल, ठीक क्या है, तो के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, और एल से क्या है, लॉरेंस। कौन है, लॉरेंस। और इसी लॉरेंस को क्या बनाया गया, अध्यक्ष। क्या बनाया गया, अध्यक्ष। और इस मिशन के आधार पर अंतरिम सरकार बना। कौन सरकार, एक अच्छा क्वेश्चन सुनिए, अंतरिम सरकार बना 1946 में। अंतरिम सरकार बनाया कौन मिशन, कैबिनेट मिशन। अंतरिम सरकार बनाया कौन मिशन, 25 और 1946 से 51 तक रहा। कब तक रहा, 1946 से कब तक,
कौन सरकार? अंतरिम सरकार। और 51 में क्या हुआ? चुनाव। और चुनाव के बाद बदल गया। तो जब अंतरिम सरकार बना तो उसमें उपाध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को, कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और सुनो ध्यान से, बोलो तो उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री कौन हो गया? बोलो गृह मंत्री कौन? अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन? खाने पीने वाला, यानी खाद्य आपूर्ति मतलब खाने पीने वाला। रेल मंत्री अरुणा आशा कर्मी, रेल मंत्री। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। उद्योग मंत्री जॉन मथाई, बोलो जॉन मथाई, जॉन मथाई। कौन होगा? जॉन मथाई। तो बोलो एक बार रिपीट करिए, पूछता है क्वेश्चन, आप लोग को एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसलिए रिपीट करो फिर से, बताओ फिर से हमको। उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री? जवाहरलाल। उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री? बोलो, इसको टीजर में लेके चलते हैं। अब बोलो, बोलो गृह मंत्री। गृह मंत्री। खाद्य आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति। रेल अरुणा आशा कर्मी, बोलो। रक्षा, बल रहेगा तब तो रक्षा, तो बोलो बल दिए, बोलो। उद्योग बोला जॉन मथाई, उद्योग बोला क्या? अंतरिम सरकार क्लियर? बोला अंतरिम सरकार में कौन कौन मंत्री था? क्लियर हो गया। अब कैबिनेट मिशन के आधार पर, कौन मिशन के आधार पे? कैबिनेट मिशन के आधार पर बोलिए इस संविधान सभा का क्या हुआ? गठन। एक बात तो पहले बता दिए ना, संविधान सभा गठन कौन मिशन? और इसके सदस्यों का चुनाव कितने लाख जनसंख्या? क्या हो? और अखंड भारत जब पाकिस्तान और बांग्लादेश साथे थे, संविधान सभा का चुनाव होगा। संविधान सभा क्या होगा? तब उसका सदस्य बनेगा। तो संविधान सभा का पहले पाकिस्तान में किसमें था? अब बांग्लादेश। तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश भारत में था तो अखंड भारत लगभग तो उसमें 389 सदस्य बना। कितने सदस्य? कितने सदस्य बना? लेकिन जिसमें 15 क्या था? महिला। अच्छा क्वेश्चन, संविधान सभा के जो प्रारंभिक में चुनाव हुआ तो कितने महिला? और स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान क्या हुआ? तो जिस कारण इसको पुनर्गठन होगा। अब कितने सदस्य बना? 299। कितने सदस्य? 299 बचा। जब पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ तो कितने? भीमराव अम्बेडकर के साथ खेल हो गया। भीमराव अम्बेडकर बंगाल से चुनाव जीते थे, किससे? अब बंगाली अलग हो गया तो इसको पुनः कहाँ से जोड़ा गया? मद्रास, महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो पहले लड़े थे बंगाल से, अब बंगाल अलग हो गया तो अब भीमराव अम्बेडकर कहाँ से लड़ा गया? महाराष्ट्र से। कहाँ से? तो संविधान सभा पारित जया हुआ तो कहते सदस्य संख्या महिला कहते हैं। अम्बेडकर जी का चुनाव कहाँ से हुआ था? लेकिन बंगाल अलग हुआ था कहाँ से? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। क्या कोई दिक्कत? बोलो, सब अलग हुआ था कहाँ से? महाराष्ट्र से। आगे बताइए। संविधान सभा का निर्णय सहमति के आधार पर लिया जाता था, अकेले कोई लेता नहीं था। और संविधान सभा के विभिन्न कार्य करने अलग अलग क्या था? समिति। सीधा यार बोले, संघ समिति किसके पास? संघ समिति, प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार सरकार प्रत्येक, इन दोनों किसके पास? सरकार। कार्य संचालन KMMC। झंडा वाला JB कृपलानी और दोनों आता है ना, JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद, दोनों का नाम किसमें आता है? झंडा में। अगला कौन समिति? प्रारूप समिति। बोलो कौन? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति कौन? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति। एक बार पुनः इसको रिकॉल करिएगा, क्या पता एग्जाम में आ ही जाए, है ना। बोलो, प्रारूप समिति भीमराव, प्रारूप समिति झंडा वाला JB कृपलानी और दोनों कौन समिति में? झंडा समिति। बोलो, कार्य संचालन KM मुंशी। कार्य संचालन इन दोनों में सरदार पटेल, चाहे प्रांतीय हो चाहे वो मूल हो, इन दोनों में कौन? दोनों में कौन? सरदार पटेल। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? बोलिए, आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से इसको। चलिए आगे देखिए। अब कहते हैं प्रारूप समिति में कितने सदस्य? आप लोग BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर नाम का कुछ न कुछ ध्यान रखना पड़ेगा।
क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? सब जानता है अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? ये बात तो सब न जानते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सदस्य है तो हल्को हल्को क्लू रखेगा ना। तो बोलो पहला कौन है? अम्बेडकर, आयंगर, अय्यर। क्लियर? नाम अंतिमा वाला बोलो अम्बेडकर, आयंगर, अय्यर, मुंशी, मित्रा। देखो और पे क्या बना? अम्बेडकर, आयंगर, अय्यर, मुंशी मित्रा, मुंशी मित्रा, सादुल्ला कौन है? अक्षतान। क्लियर? तो ऐसे करके क्लिक से क्या रखेगा, याद रखिएगा कौन कौन सदस्य, सातों सदस्य थे। चलो एक बात और क्लियर करिएगा सभी लोग। बोलो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ, बोलो कहिया। संविधान सभा का पहला बैठक जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष उम्र के आधार पर बना था, किस आधार पे? लेकिन जब दूसरा बैठक 2 दिन बाद, बोलो कहिया। अरे 2 दिन के बाद होता था ना, तो 9 2 11। इसमें अध्यक्ष किसको? राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार बीएन राव, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और सलाहकार अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और सलाहकार। बोलो 13 दिसंबर जो लास्ट हुआ, मतलब 9 2 11 11 2 लास्ट नहीं है, मतलब 13 तारीख को जो हुआ, तो इसी में जवाहरलाल नेहरू कौन प्रस्ताव लाया? उद्देश्य प्रस्ताव। बोलो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया? उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया? कौन लाया? जवाहरलाल नेहरू। बोलो कै तारीख को? 13 तारीख। बोलो संविधान बन के तैयार 26 नवंबर 1950। संविधान बन के क्या हो गया? तैयार, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू होता है 26 जनवरी 1950। लागू होता है 26 जनवरी 1900। तो क्या होता है? लागू होता है, क्योंकि हम लोग 1930 से मनाते आते हैं। कौन दिवस? स्वाधीनता दिवस। 26 जनवरी 1930 से कौन दिवस? स्वाधीनता दिवस। क्या कोई दिक्कत? और बोलो संविधान सभा का सबसे अंतिम बैठक 2 दिन पहले, क्या दिन पहले? बोलो 24 जनवरी 1950। संविधान बनने में कितने दिन? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कते भाग? कते अनुच्छेद? कते अनुसूचिया? लेकिन अभी कते? ये दोनों क्या है? सेम है। और संविधान लागू किए जाने के बाद संविधान सभा को अंतरिम संसद में क्या गया? बदल दिया, और उसी में सांसद बैठता था तो सब होता। क्या क्लियर हुआ? पूरा आपका संवैधानिक विकास क्या हो रहा है? क्लियर। इस सब PDF आपके ग्रुप में जाएगा, इसको आपको क्या करना है? याद कर, और आज याद करना है, कल नहीं। एक बार वीडियो को कल क्या करेगा? देख लीजिएगा, और 2 दिन आप देखेगा पूरा क्या होगा? कंप्लीट। आइए कल मिलते हैं, कल भी आपका क्लास है।